हमारा प्लांट हार्मोन, उनकी एप्लीकेशन और फंक्शन। हमने ऑक्जिन कंप्लीट किया, हमने जिब्रेलिन कंप्लीट कर लिया। अभी आज जो हमारा थर्ड पीजीआर है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये प्लांट हार्मोन एक्चुअली सेल डिवीजन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेल डिवीजन, अगर ये सेल में बनाया जाता है तो वो सेल लगातार डिवीजन करेगी। जहां पे भी ये हार्मोन रहेगा वहां विग्रस स्पीड से, एकदम फास्ट स्पीड से सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहाँ पे प्लांट में ज़्यादा सेल डिवीजन पाया जाता है? देखिए, आप प्लांट की अगर बात करते हैं तो एपिकल मेरिस्टेम में भी लगातार सेल डिवीजन हो रहा है, टिप पार्ट पे है। वहां पर आप बोलेंगे सर ऑक्जिन है, भाई ऑक्जिन भी बनता है और साइटोकाइनिन भी बनता है एपिकल पार्ट में, चूंकि वहां सेल डिवीजन तो हो रहा है ना। और सेल डिवीजन करवाता कौन है? ये साइटोकाइनिन करवाती है। एपिकल पे भी पाया जाता है, जो लेटरल बड्स होती है, एक्सिलरी बड्स है, वहां पर भी ये पाया जाता है। कोई लीफ है वो अभी छोटी है, बाद में धीरे धीरे बड़ी होगी तो नंबर ऑफ सेल बढ़ाने के लिए यहाँ पे भी पाया जाएगा शुरुआत में। हाँ, कोई नई ब्रांच फॉर्मेशन हो रही है तो वहां पर भी नंबर ऑफ सेल लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि प्लांट का जो भी ग्रोइंग पार्ट है, जहां पर कुछ नया डेवलप हो रहा है, आप छोटे से फ्रूट की बात करेंगे तो फ्रूट में भी सेल डिवीजन शुरू में पाया जाएगा, तभी तो फ्रूट बड़ा होगा। हालांकि बाद में उसमें फिर इलोंगेशन वगैरह सब कुछ होगा, सेल टर्जिड होंगी और भी वहाँ पे फंक्शन होंगे, लेकिन शुरुआत में नंबर ऑफ सेल को जब इंक्रीज किया जाएगा तो वो इंक्रीज एक्चुअली क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन मौजूद है। तो ग्रोइंग पार्ट, जो भी प्लांट के ग्रोइंग पार्ट है, वहाँ की सेल ये हार्मोन खुद बनाती हैं। ये जो केमिकल है जो सेल को डिवीजन के लिए स्टिमुलेट करता है, सेल में डिवीजन करवाता है, इस केमिकल की पहचान सबसे पहले एनिमल सेल के अंदर ही हुई। आप बोल रहे हैं सर हम तो प्लांट हार्मोन पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लांट हार्मोन पढ़ रहे हैं, लेकिन प्लांट में पहले नहीं जान पाए कि आखिर कौन सा केमिकल सेल डिवीजन करवाता है। हमको पहले एनिमल में पता चला, और एनिमल में जब पता चला तो हमने देखा कि एनिमल सेल को ये केमिकल डिवीजन करवा सकता है, तो कोई ना कोई ऐसा केमिकल जरूर प्लांट में होगा जो प्लांट में सेल डिवीजन करवाता है। फिर बाद में इसमें खोजा गया साइटोकाइनिन। हमने पूरा डिस्कवरी वगैरह सब देखा, लेकिन जो फर्स्ट हमको ये केमिकल जो मिला जो सेल डिवीजन करवा सकता था, उस केमिकल का नाम था काइनेटिन। ध्यान देना, ये केमिकल क्या था? काइनेटिन, जो एडेनिन का डेरिवेटिव है। और ये हमको मिला था, एक फिश है, फिश का नाम है हियरिंग, HERRING। ये हियरिंग क्या है? एक फिश है। इस फिश का मेल गैमीट एक्चुअली स्पर्म हमने देखा, और उस स्पर्म सेल का डीएनए, उस डीएनए में ये केमिकल मौजूद था। कौन सा केमिकल? काइनेटिन। और ये केमिकल हमको उसके डीएनए के अंदर मिला। हियरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए में हमको काइनेटिन मिला, और ये सेल डिवीजन करवा रहा था। फिर ऐसा ही केमिकल हम प्लांट में ढूंढने की कोशिश करने लगे कि भाई प्लांट में भी तो कुछ होगा। तो प्लांट में हमको जो कॉर्न होता है, मक्का है, कॉर्न, कॉर्न अगर मक्के के बीज को जब इनिशियल स्टेज में होता है, उसको अगर हम थोड़ा क्रश करें, उसको पिचका दें तो एक जूस जैसा निकलता है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्न कैर्नल। कैर्नल एक्चुअली एंडोस्पर्म होता है कॉर्न का। कॉर्न का क्या होता है? एंडोस्पर्म। अब ये चीज़ क्लास 11th को मुझे नहीं लगता कि समझाने की जरूरत है एंडोस्पर्म क्या होता है। वो जो ट्रिप्लॉइड सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ट्रिपल फ्यूजन आपने पढ़ा, वो एंडोस्पर्म से जो सेल बनती है वो कैर्नल कहलाता है। एक तरह का रिजर्व फूड है कॉर्न के अंदर। तो कॉर्न कैर्नल में जब हमने केमिकल को देखा तो हमको एक केमिकल मिला जो सेल डिवीजन करवा रहा था, और उसका नाम था G18। उसका नाम क्या था? G18। ध्यान देना, G18 इज द प्लांट साइटोकाइनिन।
while the kinetin is the animal cytokinin। तो ऐसे बाद में और भी कई केमिकल कंपाउंड आइडेंटिफाई हुए जो सेल डिवीजन करवाने की पावर रखते हैं, और उन सभी केमिकल को हमने नाम दिया साइटोकाइनिन। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका मेन फंक्शन है ग्रोइंग पार्ट में सेल डिवीजन करवाना, यही इसका मेन पार्ट है। लेकिन अब हमको कुछ एडिशनल देखना है कि साइटोकाइनिन और क्या करवा सकता है। ठीक है, सेल डिवीजन तो कराएगा, और क्या क्या करवा सकता है। तो जब हम इसके फंक्शन की बात करेंगे तो नंबर 1 फंक्शन तो यही हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। ठीक है, दूसरा फंक्शन जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली ये क्या करता है, लेटरल ग्रोथ खास तौर पे करवाता है, या हम इसको कह सकते हैं कि ये कोई खास काम नहीं है। मेन जो इसका इंपॉर्टेंट है वो आप जानने की कोशिश करो। ये ओवरकम कर सकता है एपिकल डोमिनेंस को, ओवरकम कर सकता है एपिकल डोमिनेंस को, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। कौन सा प्लांट हार्मोन एपिकल, ये जो एपिकल डोमिनेंस है इसको ओवरकम कर सकता है। तो एपिकल क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, हमने देखा कि ऑक्सिन हार्मोन के कारण एपिकल डोमिनेंस होता है। ये मान लीजिए प्लांट का एक शूट है, इस टिप वाले पार्ट पर ऑक्सिन मौजूद है, ऑक्सिन, और जब ऑक्सिन मौजूद है तो यहाँ की जो बड्स हैं, एक्सिलरी बड्स, दे कैन नॉट ग्रो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सिन हार्मोन। ये डोमिनेट होता है, इनको ग्रो नहीं करने देता, ये ऑक्सिन के कारण होता है। और अगर यहां पर साइटोकाइनिन का लेवल बढ़ जाए, साइटोकाइनिन का अगर लेवल बढ़ जाए तो इसके इफेक्ट को ये खत्म कर देता है, और ये आपकी जो लेटरल ब्रांच है ये आपका ग्रो करना शुरू कर देंगी। मतलब इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। अगर ये ज्यादा मौजूद है तो डोमिनेंस बना रहेगा, अगर इससे ज्यादा साइटोकाइनिन हो गया तो फिर ये ब्रांच भी ग्रो करना शुरू कर देंगी, वहां एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाता है। तो एपिकल डोमिनेंस को कौन सा प्लांट हार्मोन रिमूव कर सकता है, खत्म कर सकता है, तो आंसर आएगा आपका साइटोकाइनिन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो तीसरा फंक्शन और एक थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअली न्यूट्रिएंट प्लांट में लगातार एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव होते रहते हैं, तो हम ये भी थोड़ा सा एक याद कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करवा सकता है साइटोकाइनिन। बस इतना सा कहानी है साइटोकाइनिन का। मेन क्या याद रखना है कि प्लांट साइटोकाइनिन कौन सा था और एनिमल साइटोकाइनिन कौन सा था। पहले कहाँ मिला था, हेयरिंग स्पर्म डीएनए में, जिसका नाम क्या था, याद करो, हेयरिंग डीएनए स्पर्म में कौन था, काइनेटिन, और बाद में प्लांट में कौन सा मिला, जीएटिन। बस ये दोनों के दोनों एक्चुअली साइटोकाइनिन है। चलिए अब हम अगला प्लांट हार्मोन पढ़ते हैं, प्लांट हार्मोन नंबर 4। प्लांट हार्मोन नंबर 4 है हमारा एथिलीन गैस। एथिलीन गैस ये भी एक प्लांट पीजीआर के रूप में आइडेंटिफाई हुआ। ये गैस का मेन फंक्शन तो सीधा सीधा आप रखिए, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये क्या करता है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाता है। ये इसका मेन फंक्शन है। जब कभी भी रिपनिंग से संबंधित कुछ भी आए आपको इथिलीन पे टिक कर देना है। अब ये इथिलीन गैस जो है इसके और भी बहुत सारे छोटे छोटे इफेक्ट हैं। वो छोटे छोटे इफेक्ट ही हमको बस पढ़ने हैं। तो खास तौर पे हम बात करें कि ये कहाँ बनता है, एक्चुअली ये प्लांट के उन ऑर्गन में बनता है जो लगातार पक रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, हाँ? उस जगह पर ये गैस ज्यादा मात्रा में बनाई जाती है। जब कोई भी सीड में जर्मिनेशन होता है, सीडलिंग होता है, तो वहां पर एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस रेडिकल प्लम्यूल होते हैं। तो ये क्या करता है, शुरुआत में जब भी सीड यहाँ जर्मिनेट करता है तो इसका हॉरिजेंटल टाइप से ग्रोथ होता है इस तरह से, और फिर बाद में जाकर ये हुक जैसा भी बनाता है।
तो एक्चुअली यहाँ पर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसको थोड़ा थिक करता है और हॉरिजेंटल ग्रोथ करवाता है। फिर जो आगे सुई जैसी निकलती है थोड़ा सा, वो उसमें हुक जैसा डेवलपमेंट जो होता है वो इथिलीन गैस के कारण होता है। ये कोई खास ना तो यूज का है ना कुछ, लेकिन ऐसा कई बार पूछा जाता है कि जब सीडलिंग होता है, जर्मिनेशन होता है, तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ किस प्लांट हार्मोन से होती है? तो इथिलीन से होती है। कोई खास काम का भी नहीं है, अपने को कोई ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये कोई ना कोई तो प्लांट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा, तो फिर हमको इथिलीन याद करना पड़ता है। ठीक है, ये भी जो इथिलीन गैस है, चूंकि फलों को पका रहा है, तो हम कह सकते हैं ये प्रमोट करता है सेंसेसेंस को। ये क्या करता है? प्रमोट करता है सेंसेसेंस को। अब आपके दिमाग में बार बार ये आ रहा होगा, सर ये सेंसेसेंस क्या होता है? सेंसेसेंस का मतलब ओल्ड होना, बुढ़ा होना, मरने की तैयारी करना। तो जो ओल्ड पार्ट होते हैं, फ्रूट होते हैं, ओल्ड लीव्स होती हैं, उनको भी ये जल्दी जल्दी पकाने में, मतलब उनको झड़ाने के लिए प्रमोट करता है, सेंसेसेंस के लिए प्रमोट करता है। भैया तुम जल्दी से पक जाओ, जल्दी से झड़ जाओ, तुम्हारा काम खत्म। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि एब्सिसिन लेयर भी बनवाता है। कल मैंने बताया था एब्सिसिन लेयर क्या होती है। जैसे प्लांट के अंदर ये मान लीजिए इसका डंडी है और ये लीफ है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बीच में जो टिश्यू है, ये यहाँ पे पेरेन्काइमा टिश्यू है, यहाँ पे धीरे धीरे एक इस तरह का डेड टिश्यू डेवलप होना शुरू हो जाता है, जहाँ से बाद में पत्ती झड़ जाती है। तो ये जो डेड टिश्यू डेवलप हुआ, इसी को बोलते हैं एब्सिसिन लेयर। ध्यान देना, ये एब्सिसिन लेयर बनाने का काम मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एब्सिसिक एसिड ही करेगा, लेकिन ये प्रमोट करते हैं ओल्ड पार्ट में एब्सिसिन बनाने को। ठीक है, तो ये भी जो कि ओवरलैपिंग कर रहे हैं, कई सारे प्लांट हार्मोन एक जैसे फंक्शन रखते हैं, इसलिए आपका कंफ्यूजन बढ़ा सकते हैं। ये हम ज़्यादा इसको नहीं भाव देने वाले हैं। हमारा मेन रहेगा एब्सिसिन लेयर कौन बनाता है, वो हमारा आंसर जाएगा एब्सिसिक एसिड। हालांकि प्रमोट तो बाकी भी कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आता है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसे हम बोलते हैं रेस्पायरेटरी क्लाइमेक्टिक। ये शब्द कई बार हमारे दिमाग में आता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। रेस्पायरेटरी क्लाइमेक्टिक ये क्या होता है? एक्चुअली मान लीजिए कोई फ्रूट है, या ये फ्रूट है, ये फ्रूट में अभी ये कच्चा फल है। कच्चा फल है तो यहाँ पर ये जो भी सेल है ये नॉर्मल ब्रीदिंग कर रही है, नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रही है। रेस्पिरेशन का मतलब एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है नॉर्मल स्पीड से। लेकिन जब ये फल मतलब ग्रो कर गया और फिर जब पकने का टाइम आता है इस फल का, जब ये पकने का टाइम आता है, उस वक्त हर सेल बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में रेस्पिरेशन करना शुरू करती है। तो ये सेल पकने के दौरान इंक्रीज करती हैं अपनी रेस्पिरेशन को। यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में रेस्पिरेशन होता है, बहुत एटीपी खर्च होता है, और वो सेल चेंज होने के बाद पकी हुई सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो बहुत सारा मॉडिफिकेशन होता है। आपने देखा कच्चा आम कितना खट्टा होता है और जब बाद में पकता है तो कितना मीठा हो जाता है। तो वो केमिकल एकदम से बनते हैं इसमें पकने के दौरान। तो इसका मतलब बहुत सारा केमिकल प्रोसेस यहाँ चलता है। उस दौरान यहाँ पर बहुत सारा एटीपी बनाया जाता है और रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। तो ड्यूरिंग द रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स इंक्रीज इन द रेस्पिरेशन रेट, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। पकने के दौरान, क्लाइमेक्टिक पकने के दौरान रेस्पिरेशन में जो इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक क्यों होता है? एक्चुअली रिपनिंग हो रहा है। रिपनिंग कौन कराता है? इथिलीन गैस कराता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पकने के दौरान सेल में जो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है वो किस हार्मोन से बढ़ती है? आंसर आएगा इथिलीन गैस से बढ़ती है। ठीक है ना, एकदम सिंपल। अब और भी एक इंपॉर्टेंट इसका काम है, वो भी बिल्कुल याद कीजिए। इथिलीन गैस क्या कर सकती है? ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है इसमें। इथिलीन ब्रेक करती है सीड या बड,
इनकी डोरमेंसी को। डोरमेंसी, अब डोरमेंसी क्या होता है ये आप समझिए। डोरमेंसी का मतलब है इनएक्टिव हो जाना, सो जाना, नींद में अपने आप को आइसोलेट कर लेना। फलों को, जब फल बनते हैं उनके अंदर जब सीड बनते हैं तो सीड शुरुआत में इमेच्योर होते हैं। मान लीजिए एक सीड बना, ये अभी अभी जस्ट पेड़ से बन के आया है और इसमें जो एक एम्ब्रियो है ये अभी सही ढंग से डेवलप नहीं हुआ। अगर इस सीड को अभी पानी और हवा और टेम्परेचर अगर प्रॉपर मिल जाए तो फिर क्या होगा, ये उग के शुरू कर देगा, लेकिन वो एम्ब्रियो अभी मैच्योर नहीं हुआ, वो जर्मिनेशन करने के बाद खराब हो जाएगा, मर जाएगा। हाँ, वो सीड मर जाएगा। तो नेचर ने क्या पावर दिया, नेचर ने इसके अंदर कुछ ऐसे प्लांट हार्मोन बनवा देता है कि कैसा भी हो एक न्यूली जो सीड बना है उसका एम्ब्रियो कुछ दिन के लिए अपनी निद्रा में रहेगा, वो जर्मिनेट नहीं करेगा, वो सोता रहेगा, चाहे कुछ भी आप दे दो वो जर्मिनेट नहीं करता। ऐसा कुछ पाया जाता है। एक्चुअली हम बोलेंगे सीड अभी डोरमेंसी में है, वो अभी जर्मिनेट नहीं कर सकता, वो अभी अपना मैच्योरेशन कर रहा है, अपना अभी जो उसके अंदर प्लांट बेबी है, जो बेबी प्लांट है वो बेबी प्लांट अभी सो रहा है। हाँ, वो अभी जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये जो स्टेज है जिसमें सीड जर्मिनेशन को रोक लेता है और अपने अंदर मॉडिफिकेशन मैच्योरेशन करता है, उसको हम डोरमेंसी बोलते हैं। नेचर ने ये पावर दिया है। हाँ? लेकिन अभी कोई ताजा सीड आया, उसका एम्ब्रियो अभी डोरमेंसी में है, वो जर्मिनेट नहीं करना चाहता, लेकिन आपने वहां एथिलीन गैस डाल दी। क्या डाल दी? एथिलीन गैस। तो इथिलीन गैस क्या करेगा, इसकी नींद को जगा देगा और ये बेचारा अपना जर्मिनेशन करना शुरू कर देगा। आप बोल रहे सर ये तो नुकसान हो जाएगा। भैया कई बार हम क्या करते हैं, जानबूझ के प्लांट को, उस सीड को डोरमेंसी में ले आते हैं जानबूझकर, ताकि वो फसल हमारे लिए लंबे समय तक चले। अब आप सोचिए कि आपके खेतों में गेहूं पैदा हुआ, ठीक है, और वो गेहूं आप घर में लाके बोरी में रख दिया और हर गेहूं के बीज से पेड़ निकलना शुरू हो गए, तो आप साल भर क्या खाओगे? आपका तो खराब हो जाएगा। एक्चुअली उन सीड के अंदर एब्सिसिक एसिड पाया जाता है जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को रोकता है। ना तो वो सीड को जर्मिनेट करने देगा, ना वो बड्स को डेवलप होने देगा। अब जब तक एब्सिसिक एसिड उस सीड के अंदर है तब तक ये एम्ब्रियो जर्मिनेशन नहीं करेगा और ये अपनी डोरमेंसी में रहेगा, ठीक है। और एब्सिसिक एसिड के प्रभाव को, इसके इफेक्ट को खत्म कर सकता है इथिलीन। अगर इथिलीन गैस आपने उस सीड को दे दी तो एब्सिसिक एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और जो सीड है वो आपका जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। अब मान लीजिए आलू की फसल है, ठीक है, आपने घर में आलू लाके रखे बहुत सारे। अगर यहां पर इनको कोल्ड स्टोरेज में या जहां पर आलू का भंडारण किया जाता है, अगर इनको नॉर्मल हम रख देंगे तो हर आलू कुछ दिन के बाद जर्मिनेट करेगा और ये आलू आपका खराब हो जाएगा, सब उगना शुरू कर देंगे। तो जहां पर इनको स्टोरेज करते हैं एक्चुअली इनके ऊपर एब्सिसिक एसिड का स्प्रे कर देते हैं। वो क्या है? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। तो ये सब के सब बर्ड्स जो हैं वो डोरमेंसी में चली जाएंगी और ये आलू हमारे लिए सुरक्षित रहेंगे, ये खराब नहीं होंगे। और जब किसान को आलू की फसल उगाना है तो वो जब गोदाम से इन आलू को लाएगा तो वो चाहता है कि इनकी डोरमेंसी खत्म हो जाए तभी तो जर्मिनेट करेंगे। तो फिर क्या होता है, वहां इथिलीन गैस का यूज कर लिया जाता है और इथिलीन गैस जब उनको मिल जाएगी एक बार तो फिर वो आराम से खेत में लगाने लायक हो जाएंगे, आराम से वो जर्मिनेट कर पाएंगे। तो कई बार हमको जानबूझ के डोरमेंसी बनाना पड़ता है, बनाने के लिए एब्सिसिक एसिड यूज करेंगे। कई बार हमको लगता है कि ये बहुत सो लिया, अब चलो तुमको जगाना है, तो हम इथिलीन गैस यूज कर लेंगे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते रहेंगे। तो डोरमेंसी ज्यादा कुछ नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो अपने आप को मैच्योर करता है, निद्रा में रहता है, ताकि उसके अंदर जो भी वांटेड डेवलपमेंट है वो हो जाए। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा।
इथिलीन। तो ये हमारा हो गया इथिलीन का डोरमेंसी से रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, और अगला हम बात करेंगे कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि इथिलीन गैस पाइनएप्पल में क्या करती है। पाइनएप्पल में इथिलीन गैस मैंने आपको बताया था इनिशिएट करती है फ्लावरिंग को। इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल इनिशिएट करती है। और एक और शब्द आता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, एक साथ सभी पौधों में फ्लावर आएंगे। सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब तालमेल बिठाना आपस में। मान लीजिए आपकी एक बहुत बड़ा खेत है, इसमें आपके पाइनएप्पल क्रॉप लगा हुआ है। अब यहां पर अगर आपने इथिलीन नहीं दिया तो पहली बात तो फ्लावर आना शुरू नहीं होंगे। चलो आपने किसी पौधे ने थोड़ा बहुत इथिलीन खुद बना लिया तो इसमें एक मान लीजिए पाइनएप्पल बनना शुरू हो गया, एक इसमें शुरू हो गया। अब बेचारे किसान को फसल काटनी है तो इन पौधों के तो पक जाएंगे और इन पौधों में अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो सबके अंदर एक साथ फ्लावर आए, एक साथ मैच्योर हों, ताकि एक साथ सबको तोड़कर किसान आसानी से फसल को बेच दे। इसीलिए सिंक्रोनाइजेशन करना जरूरी है। टमाटर की फसल है, मान लीजिए टमाटर की फसल को एक साथ पकाना है तो आप क्या शुरू करेंगे, आप इथिलीन गैस का इस्तेमाल करेंगे। तुरंत पूरी फसल आपकी पक जाएगी, तुरंत आप बेचना है, एक साथ ट्रक में भरना है और मंडी में भेज देना है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि आज 2 टमाटर पके, कल 3 टमाटर पके, परसों ऐसे मान लीजिए धीरे धीरे पकेंगे, तब तो बेचारा किसान टमाटर बेच ही नहीं पाएगा। हाँ, तो एक साथ अगर कुछ करना है, सबको एक ही स्टेज में अगर शुरू करना है तो ये इथिलीन गैस आपका हेल्प कर सकता है। सवाल ये आता है सर हम फसल में इथिलीन गैस कैसे छोड़ेंगे। हाँ, हमारे पास गैस सिलेंडर तो है नहीं कि हम पेड़ के ऊपर वो गैस का स्प्रे करेंगे। भाई आपको ऐसा नहीं करना है। हमारी साइंस ने कुछ केमिकल बनाया है और केमिकल का नाम बिल्कुल याद कर लीजिए, कई बार पूछा जाता है, इथेफॉन। केमिकल का नाम क्या है, इथेफॉन। ये सॉल्यूशन के रूप में मिलता है मार्केट में, एक बोतल के रूप में आता है। आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन का एक टंकी आती है स्प्रे करने वाली, उसमें इसका सॉल्यूशन बनाना है, इथेफॉन का, पानी के साथ मिक्स करके, और अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। प्लांट क्या करता है, प्लांट इथेफॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो ट्रांसफर हो जाता है उसकी हर लीव्स में, हर ब्रांच में, हर डाली में वो ट्रांसफर हो जाता है एब्जॉर्ब होने के बाद। और फिर वहां अंदर जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो धीरे 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 वो एथिलीन गैस खुद प्लांट रिलीज करने लगता है। वो एक्चुअली जो केमिकल गया वो केमिकल धीरे धीरे इथिलीन गैस रिलीज करने लगता है। तो इथेफॉन का इस्तेमाल करके हम पाइनएप्पल क्रॉप में खास तौर पे फ्लावरिंग को इनिशिएट करते हैं और सभी खेत में एक साथ फ्लावर आ जाए, एक साथ आपकी फसल पक जाए, उसके लिए ये होना, इथेफॉन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और एक और इसका एप्लीकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी कुकुम्बर फैमिली के पौधे देखे होंगे, कद्दू, ककड़ी, लौकी, इस तरह का देखा होगा। कद्दू का एक अगर हम एग्जाम्पल लें, हैं, कद्दू बोलते हैं, राम कोयला बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, काशी फल जो भी है। ये मान लीजिए कद्दू का बेल है। अब इसमें फ्लावर जब आते हैं, ये इसका एक फ्लावर आ गया, इस पे एक फ्लावर आ गया, इस पे एक फ्लावर आ गया, काफी बड़े बड़े फ्लावर आते हैं एक ही बेल पे, हाँ, इस तरह से। अब इसमें क्या होता है, ये फ्लावर जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब ये फ्लावर अगर मेल है, ये फ्लावर भी मेल है, ये फ्लावर अगर फीमेल है, ये फ्लावर भी मेल है, तो आपको कितने फल मिलने वाले हैं, आपको केवल एक फल मिलेगा। एक्चुअली यहां से पोलन ग्रेन जाएंगे, इसको फर्टिलाइज करेंगे, इसकी ओवरी चेंज होगी और ये फ्रूट बनाएगा। ऐसा ही तो होगा। यहां यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक ही पौधे के ऊपर कुछ फ्लावर मेल होते हैं, कुछ फ्लावर फीमेल होते हैं। ठीक है, अब ये पौधे में आप बोलेंगे सर इतना फ्लावर आया लेकिन मेरी फसल तो बहुत कम बनी। भैया वो इसलिए कम बनी क्योंकि जो फीमेल फ्लावर थे वो कम थे। अगर आपने जब इसमें ग्रोथ कर रही थी ये प्लांट, अगर उस वक्त आपने इथेफॉन का इस्तेमाल किया होता, हाँ, अगर आपने इथिलीन गैस वहां किसी भी तरीके से अगर रिलीज की होती
तो इस पौधे में फीमेल फ्लावर ज्यादा बनते, फीमेल फ्लावर ज्यादा बनते, और जितने फीमेल फ्लावर बनेंगे उतने ही ज्यादा फ्रूट्स वहां डेवलप हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं फीमेल फ्लावर को ज्यादा बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्पेशली अगर हम बात करें हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनको जानना जरूरी था, जिनको समझाना जरूरी था। अगर इथिलीन में आप एक एक करके बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये कहीं ना कहीं फलों को पकाता ही है, मेन फंक्शन तो इथिलीन का यही है। ये सीड और बड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है, फ्लावर बनाने को इनिशिएट भी करता है, सिंक्रोनाइजेशन भी करता है। इथेफॉन के रूप में हम इसका स्प्रे करते हैं। इथेफॉन नाम याद रखना, टेलीफोन नहीं, इथेफॉन। ठीक है, और क्या करता है, कुकुरबिटेसी फैमिली में फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ाता है। तो ये हमारा हो गया एथिलीन। अब लास्ट एंड फाइनल जो पांचवा पीजीआर है, जिसको बार बार बीच बीच में हम डिस्कस करते रहे, वो है हमारा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं, ABA, एब्सिसिक एसिड। और वाकई में ये प्योर इनहिबिटरी टाइप का हार्मोन है। ये इनहिबिटरी टाइप का, ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। जस्ट अभी आपको समझ में आया होगा कि ये डोरमेंसी के लिए जिम्मेदार है, सीड की डोरमेंसी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, ताकि सीड कंप्लीट मैच्योर हो जाए, ऐसा आवश्यक है। अगर आपको सीड या क्रॉप लंबे समय तक स्टोर करके रखनी है तो फिर हम एब्सिसिक एसिड का ही इस्तेमाल करते हैं। आलू की फसल को लंबे समय तक अगर इस्तेमाल करना है तो क्या करना पड़ेगा, एब्सिसिक एसिड का स्प्रे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीड के जर्मिनेशन को रोकता है, आप ये कह सकते हैं। जर्मिनेशन को क्या करता है, स्टॉप करता है, जर्मिनेशन को रोक देता है। तो यही हुआ ना मेन जिम्मेदार। डोरमेंसी के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, एब्सिसिक जिम्मेदार है। अब मान लीजिए ये जब प्लांट स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन, स्ट्रेसफुल मतलब प्लांट को जो कंडीशन चाहिए अगर वो नहीं मिल पा रही तो प्लांट थोड़ा सा परेशान होता है, उसको स्ट्रेसफुल कंडीशन बोलते हैं। जैसे प्लांट को पानी नहीं मिल रहा, हाँ, एक प्लांट है और प्लांट को पानी की कमी आ गई, मान लीजिए बहुत तनाव है या हाई टेम्परेचर हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उस वक्त क्या करता है प्लांट, अपनी सुरक्षा करने के लिए अपना जो पानी का लॉस होता है स्टोमेटा से, उस स्टोमेटा को बंद कर लेता है और पत्ती मुरझा के लटक जाती है। वो स्टोमेटा को बंद करना, ये क्यों अपना स्टोमेटा बंद कर लेता है, स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है आपका एब्सिसिक एसिड। स्टोमेटा को क्लोज करवा सकता है एब्सिसिक एसिड का लेवल। जब प्लांट स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है तो उसके अंदर एब्सिसिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, जो अनवांटेड ग्रोथ को भी रोक देता है ताकि एनर्जी सेफ हो जाए, उसका एनर्जी का लॉस ना हो, और स्टोमेटा को भी बंद करवा देता है ताकि पानी का लॉस ना हो। हाँ, तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछा जाए विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, आपका आंसर आएगा एब्सिसिक एसिड। प्लांट को स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचा लेता है। अगर ये ऐसा नहीं करता और सेल लगातार डिवीजन करती रहती तो भैया वहां पे भी पानी खर्च होता, वहां पे भी उसकी एनर्जी खर्च होती, और ऑलरेडी पहले से ही वो टेंशन में है, ना पानी मिल रहा है, बहुत तेज सनलाइट हो रही है, तो पेड़ बेचारा मर जाता अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं पेड़ को सुरक्षित कर लिया ये स्टोमेटा बंद करके, अनवांटेड ग्रोथ को स्टॉप करके पेड़ को बचा लेता है। इसलिए इसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, और ये कई बार नीट एग्जाम में पूछा गया है। विच प्लांट हार्मोन इज नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन। ये चूंकि स्टोमेटा को बंद करा सकता है, अनवांटेड प्लांट ग्रोथ को रोक सकता है, और खास तौर पे जो सीड है, न्यूली सीड, उसको डोरमेंसी में रखा ना इसने,
अगर मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन है और सीड अभी अगर जर्मिनेट कर गया तो बेचारा मरना पड़ेगा इस सीड को। तो ये क्या करता है, उसको बोलता है तुम इसी के अंदर बंद रहो, अभी सुरक्षित रहो, जब सही टाइम आएगा तब तुम ग्रोथ करना। हाँ, तो कहीं ना कहीं प्लांट को सुरक्षित कर लिया ना उसने, स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचा लिया। वो डोरमेंसी भी होना बहुत जरूरी है, इसलिए इस हार्मोन को हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। बिल्कुल याद रखना है, एब्सिसिक एसिड में केवल 3 चीज याद रखना है। नंबर 1, ग्रोथ इनहिबिट करता है, मतलब सीड जर्मिनेशन को भी रोकेगा, बड्स की ग्रोथ को भी रोकेगा। नंबर 2, स्टोमेटा को क्लोज कराएगा। और नंबर 3, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। डोरमेंसी के लिए जिम्मेदार है, स्टोमेटा क्लोज करा सकता है, ग्रोथ को रोक सकता है, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, प्लांट को स्ट्रेस से बचाता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहा है सर एक ही फंक्शन आपने अलग अलग में दिया, ऑक्जिन भी ग्रोथ कराता है, जिब्रेलिन भी ग्रोथ कराता है, साइटोकाइनिन भी ग्रोथ कराता है, सर ये सब मिक्स होता है क्या? बिल्कुल, वाकई में मिक्स होता है। देखिए प्लांट में एक साथ एक ही जगह कई अलग अलग हार्मोन पाए जा सकते हैं, एक ही जगह। मान लीजिए यहाँ पर आपका ऑक्जिन भी मौजूद है, साइटोकाइनिन भी मौजूद है, यहाँ आपका इनहिबिटरी हार्मोन मान लीजिए एब्सिसिक एसिड भी मौजूद है। अब ओवरऑल तीनों अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन जिसका जैसा काम है, अगर उसका काम ज्यादा हो रहा है तो वो ही प्लांट में हमको शो होगा, प्लांट उसी को रेस्पॉन्स करेगा। काम तो सब कर रहे, तीनों का मिला जुला असर जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाई देता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हर जगह एक से ज्यादा हार्मोन पाए जाते हैं, एक ही समय हो सकता है कोई हार्मोन ज्यादा है, कोई हार्मोन का लेवल कम है। तो जिसका ज्यादा लेवल है उसका प्रभाव हमको दिखाई देता है, जिसका लेवल कम है उससे हालांकि स्पीड तो कम हुई लेकिन ये प्रभाव इसका ज्यादा नहीं दिखता है। अगर एक क्वेश्चन में और बात करूं कि एब्सिसिक एसिड जो प्लांट ग्रोथ को रोकता है और ग्रोथ बढ़ाने वाले कौन कौन थे, ऑक्जिन था, जिब्रेलिन था और साइटोकाइनिन भी था। अब इथिलीन को छोड़िए, इथिलीन तो चूंकि दोनों में शामिल होता है, कम से कम ये तीनों तो 100% प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हैं और एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है। अगर कोई आपसे पूछा जाए कि एब्सिसिक एसिड का जस्ट अपोजिट या एंटागोनिस्ट हार्मोन कौन है, एंटागोनिस्ट हार्मोन कौन है जो जस्ट इसके अपोजिट काम करता है, तो आप कंफ्यूज होंगे, सर ये भी ग्रोथ कराता है, ये भी कराता है, ये भी कराता है, एब्सिसिक एसिड रोकता है, तो अपोजिट किसको माने? आपको आंसर देना होगा जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड, इसी से प्लांट ज्यादा इलोंगेट होके, इंटरनोड इलोंगेट करके ये सबसे ज्यादा ग्रोथ करवाता है प्लांट में, और ये करवाता है और ये रोकता है। इसीलिए एब्सिसिक एसिड का एंटागोनिस्ट कौन है, जिब्रेलिक एसिड। ये आपसे पूछे जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्ट कौन है, तो एब्सिसिक एसिड। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। डोरमेंसी कौन करवाता है, एब्सिसिक एसिड। डोरमेंसी को ब्रेक कौन करता है, इथिलीन। हालांकि कुछ बुक में आपको साइटोकाइनिन भी मिल सकता है, लेकिन आप आंसर कौन सा लगाएंगे, एथिलीन। हाँ, साइटोकाइनिन किसका एंटागोनिस्ट है, एपिकल डोमिनेंस का, एपिकल डोमिनेंस का। वो एपिकल डोमिनेंस करवाता है ऑक्जिन, और साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। एंटागोनिस्ट नहीं बोलेंगे, बस केवल इसका एपिकल डोमिनेंस को खत्म करता है साइटोकाइनिन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंटरनल फैक्टर हुए जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अलग अलग समय पे अलग अलग हिसाब से चेंज करते रहते हैं। एक ही समय सभी हार्मोन बने ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी कोई हार्मोन ज्यादा बन जाता है, कभी कोई हार्मोन कम हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग सेल अपना रेस्पॉन्स करती है। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल इस चैप्टर में एक टॉपिक और बचा है, एक्सटर्नल फैक्टर का क्या प्रभाव होता है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर। ग्रोथ और डेवलपमेंट पे एक्सटर्नल फैक्टर, हम इसमें केवल 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो लाइट
खासतौर पे सनलाइट से प्लांट कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, और नंबर 2 हम बात करेंगे टेम्परेचर। और खास तौर पे हम रेस्पॉन्स भी कौन सा पढ़ेंगे, फ्लावरिंग के ऊपर, कि प्लांट में फ्लावर आने के लिए क्या सनलाइट का इंपॉर्टेंस है और क्या टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फ्लावरिंग आना भी एक तरह का डेवलपमेंट है। फ्लावरिंग आना भी क्या है, एक तरह का डेवलपमेंट है। तो केवल 2 टॉपिक हमारे बचे हैं, वो कल की क्लास में आपके फिनिश हो जाएंगे। सनलाइट का जो इफेक्ट आता है उसको फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं, फोटो पीरियडिज्म, और टेम्परेचर का जो इफेक्ट आता है फ्लोरिंग के ऊपर उसे हम वर्नेलाइजेशन बोलते हैं। तो कल ये 2 टॉपिक हम और कंप्लीट करेंगे, फोटो पीरियडिज्म और वर्नेलाइजेशन। तो आज की क्लास बस यहीं पे रोकते हैं।